अस्सलामुअलैकुम। एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए हम एंड्रॉयड स्टूडियो सीख रहे हैं और ये उसकी 15th वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने व्यू पेजर के साथ टैब लेआउट इस्तेमाल करना सीखी थी। इस वीडियो में हम बॉटम नेविगेशन व्यू इस्तेमाल करना सीखेंगे व्यू पेजर के साथ। ये क्या होता है, ये इसका मैं डेमो आपको पहले दिखा देता हूँ। ये आपको एक्टिविटी नज़र आ रही है, इसमें मेरे पास ये मुख्तलिफ़ फ्रैगमेंट्स हैं। ये मैंने व्यू पेजर से बनाई हुई हैं। और ये जो पहले हमने टैब लेआउट इस्तेमाल की थी जिसमें ऊपर टैब्स आते थे, इसमें ये आपको नीचे नज़र आ रहे होंगे, नीचे टैब्स नज़र आ रहे हैं। ये है बॉटम नेविगेशन व्यू। इसमें जो है वो आइकन भी आता है साथ में और नाम भी आता है, और इसको आप जो है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं आइकन और नाम को। तो ये हम देखेंगे कि इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये बॉटम नेविगेशन व्यू हमने ऐप में कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आपने इससे पिछली वीडियो नहीं देखी तो मैं रेकमेंड करूँगा कि वो जाके देख लें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें उसकी इस्तेमाल हो रही होंगी। तो सबसे पहले जिस तरह हमने मटेरियल की डिपेंडेंसी ऐड की थी, तो ऐप लेवल बिल्ड और गेडल फाइल में जाके मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी ऐड कर लूँगा और इसको साइन कर लूँगा। अब हम बॉटम नेविगेशन व्यू जो है अपनी एक्टिविटी में इस्तेमाल कर सकेंगे। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इधर मैं बॉटम नेविगेशन व्यू सर्च कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बॉटम नेविगेशन व्यू है, इसको मैं अपनी एक्टिविटी में ऐड कर लेता हूँ। ये टेक्स्ट व्यू हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये बॉटम नेविगेशन व्यू की जो हाइट है इसको रैप कंटेंट कर देते हैं ताकि ये अपनी ओरिजिनल साइज़ में आ जाए। इसकी कंस्ट्रेंट्स मैं सेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो ये कंस्ट्रेंट्स हैं ये सेट हो गई हैं। अब सबसे पहले हमने इसका मेन्यू सेट करना है कि इसमें क्या क्या आइटम्स होंगी। इसका मेन्यू सेट करने का तरीका काफ़ी हद तक उसी तरह है जिस तरह नेविगेशन ड्रॉअर का हम मेन्यू सेट करते थे। तो सबसे पहले तो हम कुछ जो है वो आइकन्स बना लेते हैं। आप आइकन्स डाउनलोड भी कर सकते हैं और इधर वेक्टर्स भी जो हमारे पास इधर अवेलेबल उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके न्यू वेक्टर एसेट में मैं जाता हूँ और इधर से कोई भी हम जो आइकन है वो पकड़ लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आइकन हम ये पकड़ लेते हैं, इसका मैं नाम रख देता हूँ IC_1। 3 आइकन्स हम पकड़ लेते हैं कम से कम, वेक्टर एसेट, और इधर से मैं ये आइकन ले लेता हूँ, इसका मैं नाम 2 रख देता हूँ। और इसी तरह एक और आइकन यहाँ से हम ले लेते हैं। ये आइकन्स मैंने यहाँ पे अपने ड्रॉएबल फोल्डर में ऐड कर लिए हैं। अब हमने एक मेन्यू क्रिएट करना है। तो मेन्यू क्रिएट करने के लिए मैं रिसोर्सेज पर राइट क्लिक करूँगा, न्यू एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल। यहाँ से मैं रिसोर्स टाइप जो है वो मेन्यू सिलेक्ट कर लूँगा। डायरेक्टरी मेन्यू उसने खुद ही सिलेक्ट कर लिया और इसका मैं नाम रख देता हूँ bottom_menu। ये मेरे पास खुल गई। इसके मैं यहाँ पे कोड में चला जाता हूँ और इधर हम अपनी मेन्यू आइटम्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक आइटम बना लेता हूँ, इसकी आईडी मैं सेट कर लेता हूँ /nav_1। इसी तरह इसका मैं टाइटल सेट कर लेता हूँ फर्स्ट, और इसका आइकन भी मैं सेट कर लेता हूँ जो हमने आइकन बनाए थे। ये एक आइटम हो गई। इसी तरह मैं मज़ीद 2 आइटम्स ऐड कर लेता हूँ। मैंने ये 3 आइटम्स ऐड कर लिए हैं, इनका टाइटल, आइकन और आईडी भी सेट कर दिया है। अब इस मेन्यू को मैं अपनी इस बॉटम नेविगेशन व्यू में सेट करूँगा। तो उसके लिए मैं इसको राइट क्लिक करके गो टू XML करता हूँ। ये मैं इसके कोड में आ गया। यहाँ पे मैं अगली लाइन में इसका मेन्यू सेट कर लेता हूँ। तो मेन्यू में मैं ये जो मैंने bottom_menu बनाया था वो इसको पास कर देता हूँ। अब इसको हम रन करके देख लेते हैं कि अभी तक हमने बॉटम नेविगेशन व्यू लगाई है और उसका मेन्यू सेट किया है, तो अभी तक क्या रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये ऐप यहाँ पे रन हो चुकी है और ये हमें मेन्यू नज़र आ रहा है। अभी यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि कलर्स का मसला है, क्योंकि ये 1 सिलेक्ट हुआ हुआ है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये 2 सिलेक्ट हो गए, 3 सिलेक्ट हो गया। कलर्स जो हैं वो हमारे सही नहीं है।
तो अब हम यहाँ पे जो है वो कलर्स सेट कर लेते हैं। कलर सेट करने के लिए मैं इधर बॉटम नेविगेशन व्यू में गो टू XML करता हूँ और सबसे पहले तो हम इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करके कोई लाइट कलर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं व्यूज़ में जाके colors.xml में जाता हूँ और इधर एक हम कलर बना लेते हैं बैकग्राउंड के लिए। इधर से मैं कोई लाइट सा कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरा ख्याल ठीक है। अब इधर मेन में वापस आके इसका मैं बैकग्राउंड सेट कर देता हूँ। अब इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया होना चाहिए। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है। अब मैं जिसको सिलेक्ट करूँगा उसमें हमारे पास वो कलर आ जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। हम इस आइकन का और टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और कलर्स में मैं एक और कलर बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक और कलर बना लिया डार्क के नाम से। अब मैं अपनी मेन एक्टिविटी में वापस आ जाता हूँ और सबसे पहले हम टेक्स्ट का कलर जो है ना वो ये सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं लिखूँगा आइटम टेक्स्ट कलर और इसमें मैं वो अपना जो नया कलर बनाया वो सेट कर दूँगा। इसके अलावा हम आइकन का कलर भी सेट करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा आइकन टिंट, इसमें भी मैं वो यही कलर सेट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारा जो टेक्स्ट और आइकन का कलर है वो ये सेट हो गया होगा, ये ब्लू जो हमने सेलेक्ट किया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कलर है वो ब्लू हो गया है। अब अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जब सिलेक्टेड हो तो कोई और कलर आए और जब सिलेक्टेड ना हो तो कोई और कलर आए, जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल चाह रहा हूँ कि जब सिलेक्टेड हो तो यही ब्लू आ जाए और जब अनसिलेक्टेड हो तो कोई ग्रे सा कलर आ जाए, जैसे यहाँ पे आ रहा है। जिस टैब पे मैं जाता हूँ उसका कलर ब्लू हो जाता है, बाकियों का ग्रे रहता है। तो ये काम हम देख लेते हैं हमने कैसे करना है। इसके लिए मुझे एक यहाँ पे स्पेशल किस्म का ड्रॉएबल बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ड्रॉएबल पे राइट क्लिक करके न्यू ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेव कलर। ये मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अब इस सिलेक्टर में जो है वो मैं अपना कोड लिखूँगा कि सिलेक्टेड हो तो कोई और कलर आए और अगर अनसिलेक्टेड हो तो कोई और कलर आए। तो यहाँ पे सबसे पहली आइटम जो है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। आइटम, इसका जो है वो कलर आ जाएगा हमारे पास कलर स्लैश डार्क और इसमें स्टेट सिलेक्टेड को मैं कर देता हूँ फॉल्स। इसका मतलब ये है कि जब सिलेक्टेड ना हो तो ये कलर आ जाए, बल्कि ये कलर हम जो है वो सिलेक्टेड पे रख लेते हैं। जब सिलेक्टेड हो तो ये वाला कलर आ जाए। और यहाँ पे मैं एक और आइटम क्रिएट कर लेता हूँ इसी तरह की, इसमें कलर सिलेक्टेड फॉल्स स्टेट सिलेक्टेड फॉल्स कर देता हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पे कोई एक और कलर भी यहाँ पे बना लेता हूँ। थोड़ा डार्क सा कलर इसके लिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये काफ़ी है। और इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। अब यहाँ पे समझने वाली लॉजिक ये है कि जब सिलेक्टेड होगा तो ये वाला कलर शो होगा और जब सिलेक्टेड नहीं होगा तो ये वाला कलर शो होगा। ये हमने एक कलर के लिए XML फाइल बना दी है। अब इसको हम इधर सेट करेंगे। तो इधर अब हम @कलर के बजाय हम यहाँ पे करेंगे @drawable /nav_color।
और इसी तरह आइकन के लिए भी मैं यही सेट कर दूँगा। ठीक है, अब वो जो हमने यहाँ पे फ़ाइल बनाई थी जिसमें हमने सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड के लिए मुख्तलिफ़ कलर स्पेसिफ़ाई किए थे, वो अब इसमें सेट हो गए हैं। अब इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जो सिलेक्टेड है उसमें वो ब्लू सा कलर है जो हमने सेट किया था, और जो सिलेक्टेड नहीं है उसमें वो ग्रे सा कलर है। जिसको मैं सिलेक्ट करूँगा उसी लिहाज से वो ब्लू हो जाएगा और बाकियों का कलर वैसे चेंज होता रहेगा। अब इसमें और जो मैंने पहले आपको ये दिखाई थी, इसमें एक और भी फ़र्क है कि जो सिलेक्टेड नहीं होता उसका टेक्स्ट नहीं शो होता, और जब हम सिलेक्ट करते हैं तब टेक्स्ट शो होता है। तो ये इफ़ेक्ट भी हम देख लेते हैं हमने कैसे लेके आना है। तो इसके लिए मैं इधर वापस आ जाता हूँ और इधर मैं एक और प्रॉपर्टी जो है वो ऐड करूँगा, वो है लेबल विजिबिलिटी मोड। अब यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ़ ऑप्शन हैं। सिलेक्टेड का मतलब है कि जब आइटम सिलेक्टेड होगी तब सिर्फ लेबल शो होगा। लेबल्ड का मतलब है कि हमेशा लेबल शो होगा, और अनलेबल्ड का मतलब है कि कभी भी नहीं शो होगा। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड जो है वो उससे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम दोबारा रन करके देख लेते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं जिस एंट्री को सिलेक्ट करूँगा सिर्फ उसका लेबल शो होगा। अगर यहाँ पे मैं अनलेबल्ड कर देता तो फिर लेबल शो ही नहीं होना था किसी भी केस में। अब हम जो है वो अपना हमने बॉटम नेविगेशन व्यू जो है उसकी अपीयरेंस हमने सेट कर ली है। अब हम अपना व्यू पेजर बनाते हैं और उसमें अपने फ्रैगमेंट्स वगैरह ऐड करके उसको इस बॉटम नेविगेशन व्यू के साथ कनेक्ट करेंगे। व्यू पेजर मैं अपनी मेन एक्टिविटी में ऐड करूँगा, तो यहाँ पे मैं व्यू पेजर जो है वो ऐड कर लेता हूँ। हाइट इसकी अभी के लिए 500 dp रखता हूँ क्योंकि इसकी कंस्ट्रेंट्स अभी हमने सेट नहीं की। ये मैंने इसका कोड ऐड कर लिया डिज़ाइन में जाके। तो ये हमारा व्यू पेजर है, इसकी कंस्ट्रेंट्स में सेट कर लेता हूँ। और इसकी यहाँ पे मैं आईडी भी सेट कर लेता हूँ। बॉटम नेविगेशन व्यू की भी मैं आईडी सेट कर लेता हूँ। और इन दोनों चीज़ों को मैं अपने जावा कोड में रेफ़र कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना व्यू पेजर बना लेता हूँ और बॉटम नेविगेशन व्यू। और बॉटम नेविगेशन व्यू को भी फाइंड कर लेते हैं। इन दोनों को मैंने अपने कोड में रेफ़र कर लिया। अब इसके बाद मैंने फ्रैगमेंट्स बनानी है। तो फ्रैगमेंट के लिए सबसे पहले लेआउट चाहिए होती है, तो यहाँ पे मैं एक लेआउट बना लेता हूँ। और इसमें मैं एक अदद टेक्स्ट व्यू ऐड कर देता हूँ सिर्फ। पिछली वीडियो में हमने टेक्स्ट इधर ही सेट कर दिया था। इस वीडियो में हम जावा कोड को यूज़ करते हुए इसका टेक्स्ट सेट करेंगे। हाइट इसकी थोड़ी मैं और इसकी आईडी भी मैं यहाँ पे टेक्स्ट व्यू रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लेआउट बना ली अपनी फ्रैगमेंट के लिए। अब मुझे जावा फाइल भी बनानी पड़ेगी लेआउट अपनी फ्रैगमेंट के लिए। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके जावा क्लास, और यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ इसको मैं एक्सटेंड्स कर लूँगा फ्रैगमेंट से, और एक जो हमने फंक्शन ओवरराइड करना होता है जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था ऑन क्रिएट व्यू का, इसको हम यहाँ पे ओवरराइड कर लेते हैं। ये रिटर्न करने की बजाय मैं यहाँ पे एक व्यू क्रिएट करूँगा डॉट इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट डॉट, इसका नाम हमने रखा था frog_view कंटेनर, और अटैच टू रूट को हम फॉल्स कर देते हैं।
और इस व्यू को यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये फ्रैगमेंट क्रिएट होना तो इसको हम टेक्स्ट दे दें जो कि खुद ही ये इस टेक्स्ट व्यू में भी सेट कर ले। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं यहाँ पे इसके कंस्ट्रक्टर में साथ में मैं एक स्ट्रिंग टाइटल पास करवा लेता हूँ और इस क्लास के लिए भी मैं यहाँ पे स्ट्रिंग टाइटल और एक अदद टेक्स्ट व्यू बना लेता हूँ। और ये जो कंस्ट्रक्टर में टाइटल पास होगा इसको मैं इस क्लास में सेट कर लेता हूँ ताकि बाद में ये इस्तेमाल हो सके। देखिए इसमें बात यह है कि पहले हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद जब हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी तब ये ऑन क्रिएट व्यू कॉल होगा और तब हमने ये वाला टाइटल सेट करना है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया ताकि बाद में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले तो हम टेक्स्ट व्यू को रेफ़र करते हैं इज़ इक्वल टू। अब जब हम मेन एक्टिविटी में होते थे हम इज़ इक्वल टू करके आगे फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते थे, लेकिन उसमें अगर हम यहाँ पे देखें तो जब हम यहाँ पे फाइंड व्यू बाय आईडी करते हैं ना तो बेसिकली ये इस वाले व्यू में देखता है जो कि हमने यहाँ पे कंटेंट व्यू सेट किया होता है। वरना जो हमें फाइंड व्यू बाय आईडी हमने कॉल करना होता है वो बेसिकली व्यू पे करना होता है। तो ये वाला जो व्यू है ना इस पे हम कॉल करेंगे फाइंड व्यू बाय आईडी। उसका हमने ये आईडी रखी थी और इस टेक्स्ट व्यू पे मैं सेट टेक्स्ट कर देता हूँ वो वाला टाइटल। तो ये हमारी फ्रैगमेंट की क्लास बन गई। अब मैं तीनों फ्रैगमेंट्स इसी के ऑब्जेक्ट से क्रिएट करूँगा, वो अभी हम देख लेते हैं मैं कैसे करूँगा। तो यहाँ पे मेन एक्टिविटी में वापस आ जाता हूँ और इधर हम क्रिएट कर लेते हैं फ्रैग डिस्प्ले। इसको मैं 1 कह लेता हूँ इज़ इक्वल टू न्यू और इसको मैं टेक्स्ट पास कर देता हूँ फर्स्ट स्क्रीन। तो जो हमारी पहली स्क्रीन होगी व्यू पेजर में उसके टेक्स्ट व्यू में ये टेक्स्ट लिखा आएगा। इसी तरह मैं यहाँ पे 2 और बना लेता हूँ। इसका मैं नाम रख देता हूँ सेकंड स्क्रीन और इसको मैं थर्ड स्क्रीन कह देता हूँ। अब अगली चीज़ जो हमें चाहिए वो पेज अडाप्टर है। तो यहाँ पे मैं पेज अडाप्टर भी क्रिएट कर लेता हूँ। इसका भी पेज अडाप्टर जो है वो तकरीबन उसी तरह होगा जिस तरह हमने पहले पिछली वीडियो में यूज़ किया था, बस एक डिफरेंस होगा। वो क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। ये पेज अडाप्टर आ गया और यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड्स फ्रैगमेंट पेज अडाप्टर और जो मेथड्स इंप्लीमेंट करने हैं वो ऑल्ट एंटर करके मैं इंप्लीमेंट कर लेता हूँ और इसका जो है वो दोबारा ऑल्ट एंटर करके इसका कंस्ट्रक्टर भी बना लेते हैं। ठीक हो गया। अब उसमें हमने यहाँ पे 2 लिस्ट बनाई थी, एक बनाई थी हमने फ्रैगमेंट्स के लिए और एक हमने बनाई थी टाइटल्स के लिए। यहाँ पे टाइटल्स चूँकि हमने अपने मेन्यू में ये इस वाली फ़ाइल में हम पहले से सेट कर रहे हैं ये 1 2 3 के नाम से, तो यहाँ पे हमें दोबारा टाइटल्स की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इधर सिर्फ हम फ्रैगमेंट्स के लिए बनाएंगे और गेट आइटम में हम यहाँ पे करेंगे रिटर्न अपनी वो वाली लिस्ट डॉट गेट पोजीशन और काउंट में हम रिटर्न कर देंगे अपनी जो लिस्ट थी फ्रैगमेंट्स डॉट साइज़। और यहाँ पे हमने एक और फंक्शन भी बनाना है जिसको यूज़ करते हुए हम फ्रैगमेंट्स जो है वो ऐड कर सकें। तो उसके लिए ये फंक्शन बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले क्रिएट किया था। इसमें हम ये करेंगे फ्रैगमेंट्स डॉट ऐड जो फ्रैगमेंट इस फंक्शन को पास हुई है। अब मैंने ये क्लास भी बना लिया है। मैं दोबारा अपनी मेन एक्टिविटी में आ जाता हूँ और इसका ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पेज अडाप्टर जो भी मैंने बनाया है इज़ इक्वल टू न्यू पेज अडाप्टर गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर
और इसके बाद इस पेज अडाप्टर में जो अभी अभी हम फंक्शन बना के आए हैं ऐड फ्रैगमेंट का, तो ये 1 वाली फ्रैगमेंट ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम 2 वाली फ्रैगमेंट भी ऐड कर लेते हैं और 3 वाली फ्रैगमेंट भी ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद हमने इस पेज अडाप्टर को अपने व्यू पेजर के साथ सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्यू पेजर डॉट सेट अडाप्टर और इसको ये वाला पेज अडाप्टर दे दूँगा। अब हमने जो अपना व्यू पेजर है ना, यहाँ तक हमने अपना व्यू पेजर भी सेट कर लिया है। अब इस एक्टिविटी को, इस ऐप को मैं रन करके देख लेता हूँ। ये ऐप मेरे पास रन हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये फर्स्ट स्क्रीन है, इसको मैं स्लाइड करूँ तो सेकंड आ गई और ये थर्ड आ गई। लेकिन अभी इस व्यू पेजर को हमने इस बॉटम नेविगेशन व्यू के साथ कनेक्ट नहीं किया कि मैं इसको इधर स्लाइड करूँ तो ये भी तो दूसरे नंबर पे जाए ना, यहाँ इधर क्लिक करूँ तो ये भी स्क्रीन जो है वो हमारी चेंज हो। तो यहाँ पे हमने दोनों साइड का कनेक्शन मैनुअली करना पड़ेगा। हमारे पास टैब लेआउट में तो हम टैब लेआउट में तो ये सपोर्ट मौजूद थी कि हम उसको व्यू पेजर के साथ सेट कर लें तो वो खुद ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसमें हमें ये दोनों कनेक्शन जो हैं मैनुअली करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम अपने व्यू पेजर का कनेक्शन बॉटम नेविगेशन व्यू के साथ करते हैं कि जब हम इसे चेंज करें तो इधर खुद ब खुद चीज़ें चेंज हो जाएं। तो वो अब हम देख लेते हैं हमने कैसे करना है। तो यहाँ पे मैं ये जो हमारा व्यू पेजर है इसमें मैं करूँगा ऐड ऑन पेज चेंज लिस्टर। ये मैंने पेज चेंज लिस्टर जो है वो ऐड कर लिया है। यहाँ पे जो हमें कंसर्न है जिस फंक्शन से वो है ऑन पेज सिलेक्टेड। ये फंक्शन तब कॉल होता है जब हम व्यू पेजर को स्लाइड करते हुए किसी और पेज पे जाते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि जिस भी पेज पे जाएं वो वाली मेन्यू आइटम हमारी बॉटम नेविगेशन व्यू में से सिलेक्ट हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं जो अपनी बॉटम नेविगेशन व्यू का मेन्यू है वो गेट कर लेता हूँ, इज़ इक्वल टू बॉटम नेविगेशन व्यू डॉट गेट मेन्यू। ये हमारे पास बॉटम नेविगेशन व्यू का मेन्यू आ गया। अब जो ये वाली पोजीशन है ना, जो भी हमारे व्यू पेजर में सिलेक्ट हुई है उसको हमने सिलेक्टेड मार्क कर देना है और बाकी सारियों को अनसिलेक्टेड कर देना है। तो एक मैं लूप चला के पहले सारों को अनसिलेक्टेड कर देता हूँ, उसके बाद इस पर्टिकुलर वाली को हम सिलेक्ट कर देंगे। आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन मेन्यू डॉट साइज़, यानी कि मेन्यू में कितनी आइटम्स हैं आई प्लस प्लस, और यहाँ पे हम करेंगे मेन्यू डॉट गेट आइटम एट इंडेक्स आई डॉट सेट चेक्ड। इसको हम फॉल्स कर देंगे कि पहले सारी जो हैं वो अनचेक हो जाएं, और जब सारी अनचेक हो जाएंगी उसके बाद हम करेंगे मेन्यू डॉट गेट आइटम, ये वाली जो पोजीशन है जिस पोजीशन पे इस वक्त हमारा व्यू पेजर है, और इसको हम सेट चेक्ड कर देंगे ट्रू। अभी हमने क्या किया कि हमने अपने व्यू पेजर को बॉटम नेविगेशन व्यू के साथ कनेक्ट कर दिया कि जब हम व्यू पेजर में पेजेस चेंज करें तो नेविगेशन व्यू में वो खुद ही हो जाएं। तो ये देख लेते हैं ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। ये मेरे पास ऐप आ गई है। अब मैं अगर यहाँ पे स्क्रीन चेंज करता हूँ, फर्स्ट से सेकंड पे जाता हूँ तो ये देखें नीचे खुद ब खुद ये सिलेक्ट हो गया है। इस तरह मैं थर्ड पे जाता हूँ, जिस पे भी जाता हूँ वो नीचे से खुद ही सिलेक्ट हो जाता है। लेकिन अभी अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये ऊपर वाली स्क्रीन नहीं चेंज होती। अब ये चीज़ भी मैंने सेट करनी है कि जब यहाँ से मैं चेंज करूँ तो ऊपर वाली स्क्रीन भी खुद ही चेंज हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे वापस आ जाते हैं और इधर अब हम अपने बॉटम नेविगेशन व्यू पे सेट ऑन नेविगेशन आइटम सिलेक्टेड लिस्नर, ये हमारे पास जो लिस्नर है वो आ गया है। इस फंक्शन में हमारे पास ये पास होता है कि कौन सी आइटम जो है वो सिलेक्ट हुई है। तो सबसे पहले तो इस आइटम की हम आईडी ले लेते हैं, ये वाली मेन्यू आइटम डॉट गेट आइटम आईडी। उसके बाद हम अपनी इस आइटम आईडी को कंपेयर करेंगे उनके साथ जो हमने अपनी मेन्यू में रखी हुई है। तो ये मैं बॉटम मेन्यू दोबारा खोलता हूँ यहाँ पे, और ये देखें इसकी आईडी थी मेन्यू_1, मेन्यू_2, मेन्यू_3। अब मैं चेक करूँगा कि अगर ये वाली हुई तो मैं पेज नंबर 0 सिलेक्ट कर दूँगा, ये वाली हुई तो पेज नंबर 1 सिलेक्ट कर दूँगा, ये वाली हुई तो पेज नंबर 2 सिलेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ पे मैं स्विच इस्तेमाल कर लेता हूँ, इफ़ एल्स भी इस्तेमाल हो सकती है।
स्विच आईडी और इधर मैं रख लेता हूँ केस r.id. menu_1। अगर menu_1 हुई तो जो हमारा व्यू पेजर है उसमें हम सेट करंट आइटम कर देंगे। अब ये सेट करंट आइटम है, हमारे पास दो हैं, ये एक आइटम वाला है और एक ऊपर वाला है। अगर हम ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसमें हम ये स्मूथ स्क्रॉल को ट्रू पास करेंगे ना, तो उससे ये होगा कि वो जब हम नीचे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर व्यू पेजर में स्क्रॉलिंग इफ़ेक्ट भी आएगा, तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर मेन्यू 1 सिलेक्ट हुआ होगा तो आइटम 0 हो जाएगी और स्मूथ स्क्रॉल को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं और यहाँ साथ ही से ब्रेक भी कर देते हैं। इसी तरह हम अगला केस भी ऐड कर लेते हैं, मेन्यू 2, और इसमें भी हम ये कर देंगे व्यू पेजर डॉट सेट करंट आइटम इंडेक्स नंबर 1, और इसे भी हम ब्रेक कर देते हैं। अगला केस भी रख लेते हैं, मेन्यू 3, और इसमें भी हम अपने व्यू पेजर में सेट करंट आइटम कर देंगे आइटम नंबर 2 और स्मूथ स्क्रॉल को हम ट्रू कर देंगे और इसको भी यहाँ से हम ब्रेक कर देते हैं। अब हमने अपने बॉटम नेविगेशन व्यू में भी सेटिंग कर ली है कि जब उसकी हम आइटम सिलेक्ट करें तो ये जो पेज है ये ख़ुद ब खुद अपनी जगह पे स्क्रॉल हो जाए। इसको रन करके देख लेते हैं। ये ऐप हमारे पास यहाँ पे रन हो चुकी है और अब देखें, अगर मैं इसको स्वाइप करता हूँ तो नीचे ख़ुद ब खुद पेज चेंज होता है, और अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ तो ख़ुद ब खुद व्यू पेजर भी उसी स्क्रीन पे चला जाता है। तो यहाँ पे हमने व्यू पेजर और बॉटम नेविगेशन व्यू इस्तेमाल करना सीखा है। इस वीडियो के बाद आप ये तो प्रैक्टिस करेंगे, या आपने ये भी ट्राई करना है कि ये स्मूथ स्क्रॉल को फॉल्स करने से क्या चेंज आती है। ये जब आप स्मूथ स्क्रॉल फॉल्स करेंगे तो जिस तरह मैंने ये सिलेक्ट किया है तो इसमें जो इफ़ेक्ट है ना ये चेंज हो जाएगा। ये आपने देखना है कि ये कैसे चेंज होता है। इसके अलावा इधर मैं एक्टिविटी मेन में अगर वापस आऊँ तो गो टू XML, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये लेबल विजिबिलिटी मोड्स जो हैं मुख्तलिफ अवेलेबल हैं हमारे पास, वो भी आपने चेंज करके देखना है कि ये इन लेबल्स पे और इन आइकन्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।